हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर होस्ट शान सरवर एंड यू आर वाचिंग शो रफ्तार। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है अपनी स्पोर्ट्स कार्स की वजह से। तो आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो मेरे साथ इस शो को ज़रूर एंजॉय करेगा। पॉपअप लाइट्स है, इसकी वजह से बहुत फेमस हुई थी उस टाइम पे, जो पॉपअप लाइट बहुत कम होती थी। दोस्तों, तो आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं नुमान मनी, जो कि अपनी खूबसूरत मज़ा RX-7 के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। नुमान, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं रेहान? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा नुमान, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हर दफ़ा आप एक डिफरेंट गाड़ी के साथ नज़र आते हैं। सबसे पहले आपने एक इलेक्ट्रॉनिक कार हमें दिखाई, उसके बारे में हमें बताया। फिर उसके बाद आप निसान पे गए, निसान 350 GT दिखाई। उसके बाद आज ये खूबसूरत मज़ा RX-7 के आप ओनर हैं। तो क्या समझते हैं कि इस टाइम पीरियड में पूरे, तो आपने क्या लर्न किया गाड़ियों के बारे में? अच्छा, लर्न मैंने यही किया है कि जो टर्बो गाड़ियाँ होती हैं, अब जैसे बहुत शुरू से मुझे लोग कहते थे कि टर्बो गाड़ियाँ जो है वो रोज़ नहीं निकाली जाती और उनको आप कम चलाओ तो ज़्यादा बेहतर है। स्पेशली ये JDM गाड़ियाँ जो होती हैं, एग्जैक्टली। जर्मन कार्स को तो मसला ही नहीं है, वो तो आप रोज़ निकालो, घूमो, AC खोलो, उस पर कुछ नहीं मसला होता। पर इन गाड़ियों का ये होता है कि इनका ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इसका खास ख्याल नहीं रखेंगे तो ये ओवर द टाइम कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो ख़राब करती रहेगी। तो आप इसको रोज़ चला सकते हैं अगर गाड़ी स्टॉक हो, अगर बिल्ड भी हो तो आप चला सकते हो, लेकिन फिर आपको इसकी मेंटेनेंस भी बेयर करनी पड़ेगी। तो अच्छा नुमान, तो मुझे ये बताएं कि जब आप निसान से कन्वर्ट कर रहे थे, जब आपने निसान सेल करी और उसके बाद आप स्विच करना चाह रहे थे, तो आपके माइंड में क्या था कि आपने कौन सी गाड़ी परचेज़ करनी है, उसमें क्या ख़ास बात होनी चाहिए, या यही गाड़ी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में थी? अच्छा, ये गाड़ी मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत पहले से थी, क्योंकि ये गाड़ी हमेशा से जो है मेरे बकेट लिस्ट में रही है। सही। तो हमेशा से बचपन से मैं इस गाड़ी को देखता था, कार्टून वगैरह, वो इनिशियल D आपने वो प्रोग्राम का आपको पता होगा, तो वहाँ से जो है मुझे, और फास्ट एंड फ्यूरियस में भी ये फीचर हुई थी बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद वही गाड़ियाँ देख देख के फिर मेरे दिमाग में जो है ये हो गया कि भाई मुझे इंशाल्लाह एक दिन RX-7 या सुपरा लेनी है। सुपरा भी अभी तक तो लेनी है, अभी इंशाल्लाह RX-7 तो मैंने ले ली, इंशाल्लाह फिर सुपरा भी लेंगे। अच्छा नुमान, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये गाड़ी आपने फाइंड आउट कैसे करी, और क्योंकि ये गाड़ी मार्केट्स में इतनी अवेलेबल नहीं होती ईजिली, इनको बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ता है। फिर उसमें से एक अच्छी गाड़ी कोई दे रहा है तो फिर उसके जो वो मांगता है उसकी बात माननी पड़ती है। तो क्या ऐसी सिचुएशन थी आपके टाइम पे भी? अच्छा, मैं ट्रैक जो है वो 2014 से जा रहा हूँ, तो दोस्त वगैरह तो आपको पता है फिर ट्रैक पे बन जाते हैं, तो कनेक्शंस वगैरह भी बन गए थे। तो वहाँ से फिर मैंने लोगों को मैसेज किया कि मुझे RX-7 चाहिए, तो अगर आप अपनी स्टोरी पे लगा दो अगर किसी के पास अवेलेबल हो। पहले मैंने पार्क व्हील्स पे चेक करी, पर पार्क व्हील्स पे सिर्फ 2 दिखी थी मुझे, और वो दोनों रोटरी थी। अच्छा नुमान, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा ये गाइड करें कि जो इंजन इसमें स्टॉक आता था और जो अब आपने इंस्टॉल किया, इनमें क्या फ़र्क है? अच्छा, जो स्टॉक फैक्ट्री से इस गाड़ी में इंजन आता है वो है 13B रोटरी। सही। और वो समवेयर अराउंड 250 to 300 हॉर्स पावर होता है, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल। सही। और इसमें जो लगा हुआ है वो है 1.5 JV GT। इसमें बेसिकली ये है कि 2J का ब्लॉक है, सही, और 1J का हेड लगा हुआ है। इससे ये है कि आपका फ़ायदा ये हो जाता है कि आपके हाई रैव हो जाते हैं। अच्छा जी, तो ये एक मतलब इसकी पावर को और इन्हेंस करने के लिए जो है वो आप लोगों ने सेटअप किया। बिल्कुल। लेकिन अभी फ़िलहाल जो ये सेटअप है ये बिल्कुल स्टॉक सेटअप है, ट्विन टर्बो पे है ये, और बिल्कुल स्टॉक सेटअप है। ये समवेयर अराउंड 290 to 300 हॉर्स पावर निकालता है। अच्छा नुमान, काफ़ी लोग, जो जहाँ तक मैंने भी स्टडी किया, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जो इसका रोटरी इंजन निकाल देते हैं तो पावर टू वेट रेशो या गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है या गाड़ी की जो ड्राइव है उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है। अच्छा, बिल्कुल फ़र्क आता है, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, एक चीज़ जो फैक्ट्री से आ रही है आप उसमें अगर छेड़खानी करेंगे तो एक चीज़ इंजीनियर्स ने डिज़ाइन उन लोगों ने डिज़ाइन करी है काफ़ी सोच के, कितनी सालों के बाद वो लोग ये चीज़ जो है वो करते हैं, तो जाहिर सी बात है पावर टू वेट रेशियो हो जाता है, लैग करता है और कहीं कहीं आता है। सही। अच्छा नुमान, मुझे ये बताएं कि जब ये गाड़ी अपने टाइम में आई थी तो लोगों को बहुत ज़्यादा ही एक
बूम था कि यार RX-7 लेनी है और उसको चलाना और उसमें अच्छा ढूंढना भी पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है क्योंकि गाड़ियाँ इतनी अवेलेबल नहीं है। तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है इस गाड़ी की? पार्ट्स की अवेलेबिलिटी पहले बहुत मुश्किल थी, पर अब तो हर जगह ही मिल जाती है, तकरीबन मिल जाती है। अच्छा। और अगर आप इसमें अब जैसे एक्स्ट्रा चीज़ें लगाते हैं तो वो आपको फिर जाहिर सी बात है बाहर से मंगवानी पड़ती है। जैसे आपको ECU लगाना है, आपको मॉड्स डालने हैं, तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो आपको बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। सही। तो अच्छा नुमान, एक तो इसकी पॉपअप लाइट्स है, इसकी वजह से बहुत फेमस हुई थी उस टाइम पे, जो पॉपअप लाइट बहुत कम होती थी और लोग जो थे, जब आज भी आप बता रहे हैं कि ऑफ कैमरा भी आपने मुझे बताया कि जब आप यहाँ आ रहे थे हमारे पास रिकॉर्डिंग के लिए, तो जब आपने ऑन की तो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे थे, तो ये आपको कितना अच्छा लगता है? बिल्कुल, देखिए कोई भी हो उसको अच्छा ही लगेगा अगर उनकी गाड़ी की तारीफ़ कर रहे हो। सही। तो ये बिल्कुल मेरे साथ आप यूँ समझ लें, जब भी मैं ये गाड़ी निकालता हूँ तो हमेशा ही होता है। सही। अगर मैं कहीं सिग्नल पे खड़ा हुआ हूँ तो लोग आके पूछते हैं कि आपने कितने की उठाई, अच्छी गाड़ी है, मैंने ऐसी गाड़ी कभी देखी नहीं। सही। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह मिलते रहते हैं। तो ये एक पॉजिटिव कह सकते हैं दोस्तों, पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारी मोटर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जो वो ग्रूम हो रही है, वो बढ़ रही है और हर दफ़ा कोई नई गाड़ी सामने आती है और लोग जो है अपनी गाड़ियों को बेहतर कर रहे हैं। तो नुमान, आप क्या कहते हैं कि मोटर स्पोर्ट्स इस वक्त पाकिस्तान में कहाँ स्टैंड कर रहा है? मोटर स्पोर्ट्स जो है वो अभी पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता उसकी अवेयरनेस जो है वो बढ़ रही है, और अगर हम ऐसे ही यूनाइटेड रहें, सब मिल के अगर चलें तो फिर बिल्कुल मोटर स्पोर्ट्स को हम एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिल्कुल। पाकिस्तान को। ठीक है। अच्छा नुमान, मुझे ये बताएं कि इसके टायर्स और रिम्स के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि एक गाड़ी में, स्पोर्ट्स कार्स में इसका भी एक बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। अच्छा, अभी जो इसमें लगे हुए हैं वो 18 इंच के वर्क व्हील्स हैं। सही। और अगर आपको याद हो, मैंने मेरी स्काईलाइन 350 GT में भी वर्क व्हील्स के ही लगाए हुए। सही। तो वर्क व्हील्स की डिज़ाइन मुझे पसंद आती हैं, तो इसलिए मैं इन्हीं रिम्स के ऊपर जो है वो ज़्यादातर फोकस करता हूँ और मैं इनकी डिज़ाइन वगैरह देखता रहता हूँ। सही। तो अभी मेरा प्लान है कि मैं इनको ब्लैक कर दूँ। ठीक। और अभी आप जैसे देख तो सकते हैं प्रॉपर ब्लैक थीम में आप कन्वर्ट करना है। पूरा ब्लैक थीम में जो है मैं आ जाऊँगा इस पर। सही। तो अच्छा, और कोई फर्दर चेंजेस जो आप इंजन या परफॉर्मेंस या बॉडी में कुछ ऐसा चेंज करना चाह रहे हो? अच्छा, अभी मैं ये आपके शो पे रिवील कर रहा हूँ, वैसे मैंने अभी तक किया नहीं है पब्लिकली। तो ये है कि अभी वर्किंग इस पे चल रही है, मैंने सामान वगैरह इसका ऑर्डर किया हुआ है, तो वो बाहर से आ रहा है। सही। और इस गाड़ी को मैं इंशाल्लाह अब मैं बिल्ड कर रहा हूँ। तो मैंने इसका वेस्ट गेट मंगवाया है, फिर टर्बो मैंने मंगवाया है, इसके बाद BOV इसकी जो है वो आएगी। तो काफ़ी चीज़ें और भी हैं इसके अपग्रेडेड इंजेक्टर्स। तो अराउंड इसकी HP जो है वो कहाँ तक पहुँच जाएगी? कोई एक माइंड सेट में है कि अगर ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई और गाड़ी अपने हिसाब से वर्क करने लगी तो अराउंड क्या HP प्रोड्यूस करेगी? ये हाई बूस्ट पे जो है अराउंड 750 to 800 निकालेगी हाई बूस्ट पे। और अगर आप इसको लो बूस्ट पे चला रहे हैं तो ये अराउंड आप यूँ समझ लें 400 तक टच करेगी। 450 to 500 550 निकालेगी करेगी, तो जो कि बहुत एक अच्छी आप अगर किसी से कंपेयर भी करें तो भी बहुत बेहतर है। बिल्कुल, क्योंकि ये गाड़ी जो है काफ़ी लाइट वेट है, तो इतनी पावर भी अगर आप इस गाड़ी में निकाल रहे हैं तो इस गाड़ी के लिए वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि जो भी लोग देख रहे होंगे वो बोल रहे होंगे, क्योंकि आपकी हाइट भी इतनी लंबी है और लोग देख रहे होंगे कि हम लोग ईजिली इसके रूफ को टच कर रहे हैं और खड़े हुए हैं, तो वो किस तरीके से फेस करते हैं आप? अच्छा, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बिल्कुल भी पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे आप अगर बाहर जाएं, इंटरनेशनल लेवल अगर आप अब्रॉड जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप स्पीड ब्रेकर्स देखें तो वो इंजीनियर्स प्रॉपर डिज़ाइन करके बनाते हैं। वो स्पीड ब्रेकर्स जो है वो यूं होके बिल्कुल मतलब एक डिज़ाइन में एक एक्यूरेट साइज़ पे होते हैं। यहाँ के आपको पता है, अब जैसे ही गाड़ी ऊपर चढ़े वो नीचे गिर जाती है। तो यहाँ के स्पीड ब्रेकर्स मुझे समझ नहीं आते, इसकी वजह से काफ़ी बॉडी भी आपकी गाड़ी की हिट होती होगी। बिल्कुल, मेरे आगे के बम्पर भी बहुत हिट होता है और नीचे से भी गाड़ी जो है उसकी पाइप्स वगैरह पे लगता है। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप इसको थोड़ा सा गाड़ी को टेढ़ा करके चलाएं।
ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमने ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ली। अच्छा नुमान, मुझे ये बताएं कि जितनी गाड़ी नीचे होती है और जितनी एक्सपेंड होती है उतनी उसकी ड्राइविंग भी और उसकी स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? जहाँ अगर नेगेटिव पॉइंट है वहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। जितनी गाड़ी ग्राउंड से क्लियर होगी, ग्राउंड से क्लियर होगी तो उतना जो है वो गाड़ी की ग्रिप अच्छी रहेगी। सही। तो मैं कहता ये एक प्लस पॉइंट है इस चीज़ में। लेकिन फिर वही बात है, जब गाड़ी नीचे लगती है तो फिर अब दिल पे भी लगती होगी। बिल्कुल लगती है। अच्छा, तो नुमान मुझे ये बताएं कि कलर, इसका जो ओरिजिनल कलर था वो कौन सा था और अब आपने इसको क्यों ब्लैक किया? अच्छा, जो ओरिजिनल कलर था जब ये जापान से आई थी, इसमें इनिशियल डी का बम्पर लगा हुआ था ओरिजिनल, और गाड़ी थी येलो कलर में। सही। जो बिल्कुल ये इनिशियल डी वाली, अगर आपने वो शो देखा हो इनिशियल डी, तो उसमें पूरी उस थीम की जो है ये गाड़ी थी, पूरी येलो गाड़ी थी। सही। और इसके बाद जो है ये ब्लैक हो गई। जिनसे मैंने ली है उन्होंने मुझे ये ब्लैक कलर करवा के दिया है। अच्छा, तो ये एक आपको वैसे ब्लैक पसंद है या फिर आपने उनसे, या उन्होंने आपको खुद ही? उनको वैसे भी फ्रेश पेंट करवाना था, सही, तो तभी उन्होंने ब्लैक कर दिया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस गाड़ी को या तो रैप कर दूँ या फिर मैं दोबारा इसको इसके ओरिजिनल कलर येलो पे कर दूँ। अच्छा नुमान, एक मेरा पर्सनल सवाल है आपसे कि अगर हम इसको कंपेयर करें आपकी पुरानी 350 GT से, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी गाड़ी बेहतर है, या उसके क्या प्लस पॉइंट है और इसके क्या प्लस पॉइंट है? अच्छा, जो स्काईलाइन 350 GT थी, उस गाड़ी को आप रोज़ निकालो, रोज़ घूमो। अच्छा। जब आप बैठे, आपने चाबी लगाई, आप निकल गए। अच्छा। AC खोल के आप घूमो, गाड़ी को घुमाओ, डोनट्स मारो, पावर स्लाइड करो, गाड़ी हीटअप नहीं होती थी। कोई मसला नहीं होता था उसमें। आप हर दिन निकाल सकते हो और कोई इश्यूज़ नहीं आते थे कि भाई आज ये खराब हो गया। फुली एंजॉय कर सकते थे किसी भी वेदर में। बिल्कुल, किसी भी वेदर में आप उसको एंजॉय कर सकते थे। और आप चिल्ड AC में आप बिल्कुल, अगर गर्मी वाला मौसम हो रहा है उसमें भी आप AC खोल के गाड़ी भगाओ, कोई टेम्परेचर का इशू नहीं, कोई मसला नहीं होता था। अब यही बात है कि वो NA गाड़ी थी। सही। और ये जो गाड़ी है वो टर्बो गाड़ी है, तो इनमें इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और उस गाड़ी में जो है वो एक स्पोर्ट्स कार थी, प्लस पूरी एक पैकेज था। स्पोर्ट्स कार हो गई, ऊपर से लग्जरियस गाड़ी थी वो। ये जो गाड़ी है इसमें कंफर्ट लेवल 0 है, लेकिन ये कह सकते हैं कि एक ट्रू लवर, स्पोर्ट्स लवर कार है। बिल्कुल, ये वो है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग ये गाड़ी लेते हैं वो कभी कंप्लेन नहीं करते, क्योंकि ये उनकी बचपन का एक कह सकते हैं कि उनका एक ड्रीम होता है कि उन्होंने ये गाड़ी ख़रीदनी है और इसको राइड करना है, ज़िंदगी में एक दफ़ा तो ज़रूर करना है। बिल्कुल। तो ये, क्योंकि आपको पता है ये जापान में, इसको अब जापान में ही नहीं, इसके अलावा पूरी दुनिया में इस गाड़ी को जो है वो लेजेंड बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जब आपने वो सेल आउट करी, अब आप इसमें भी काफ़ी चेंजेस कर रहे हैं, तो क्या आप क्या समझते हैं कि कितने टाइम में इसको आप बेहतर कर देंगे? ये है कि अभी आप इंशाल्लाह इस पर वर्किंग चल रही है। जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया कि मेरा सामान जो है वो बाहर से आ रहा है। सही। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते या विदिन 2 वीक्स जो है ये गाड़ी तैयार हो जाएगी। सही। उसके बाद मैं इसके इंटीरियर पे भी थोड़ा सा मुझे काम करना है। सही। तो गाड़ी जो है फिर इंशाल्लाह अराउंड आप यूँ समझ लें 1 महीने में पूरी तैयार हो जाएगी। सही। अच्छा नुमान, वैसे मुझे ये सवाल आपसे पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग पूछते हैं कि यार ये गाड़ी तो रखी हुई है लेकिन इसकी एक मेंटेनेंस होती है और मंथली मेंटेनेंस लोग करवाते हैं। इस गाड़ी की मंथली मेंटेनेंस क्या है? अच्छा, ये कोई एक फ़िक्स अमाउंट नहीं होती इस गाड़ी की। मेंटेनेंस आप यूँ समझ लें कि कभी जो है वो इन अ मंथ आप यूँ कह लें कि कभी सिर्फ 10,000 हो गई, कभी 50,000 भी निकाल देगी। सही। कभी 80,000 निकाल देगी, मतलब कभी कुछ निकालेगी भी नहीं। कभी कुछ नहीं निकालेगी। तो इस गाड़ी का यही है, आप इसको कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये अपने इसके लिए आपके पॉकेट में मनी होना ज़रूरी है। बिल्कुल, ये बात है। अगर आपने एक टर्बो गाड़ी रखी हुई है तो आपके पॉकेट में पैसे होने चाहिए कि आप उसको अफोर्ड कर सके। अगर कभी टर्बो उड़ गया या उसकी कोई और चीज़ उड़ गई तो आप फ़ौरन से उसको ठीक कर रिप्लेस करा सकें या चेंज करा सकें या रिपेयर करा सकें। अच्छा नुमान, अब मुझे ये बताएं कि एक और सवाल जो मुझे नहीं पूछना चाहिए कि इसका एवरेज, पेट्रोल एवरेज क्या है और कौन से पेट्रोल पे रन करती है? अच्छा, इसका पेट्रोल एवरेज क्या है ये रेहान, मैं टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता। सही। क्योंकि मैंने कभी इसमें नोट नहीं किया। और बिल्कुल मैंने कभी नहीं किया। लेकिन मेरे लिहाज से ये जो देती है वो, अगर आप हल्के पैर से चलाओ, नॉर्मल चलाओ, तो ये 9 भी देती है।
9 Okay. 9.5 दे देती है, जो कि बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल। स्पेशली स्पोर्ट्स कार्स के लिए। और ये थ्रू आउट जो है इसको आपको हाई ऑक्टेन पे चलाना पड़ता है, क्योंकि टर्बो गाड़ी है। अगर आपने इस पर सादा पेट्रोल डाल दिया, सुपर पेट्रोल डाल दिया और आपने गाड़ी खींच दी तो वो किसी वक्त भी जो है टर्बो उड़ा थोड़ा आ सकता है। अच्छा नुमान, अब हम चलते हैं इसके इंजन रूम की तरफ और अपने दोस्तों को दिखाते हैं कि इसका इंजन रूम कितना साफ़ और कितना पावरफुल है। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसे कि नुमान ने हमें बताया कि इसका जो इंजन है वो 1.5 जेजी है। तो नुमान, थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करें कि इसमें आपने और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आफ्टर मार्केट इंस्टॉल हुई हैं, तो वो थोड़ा सा गाइड करें। अच्छा, इसमें पहले जो फ़िल्टर लगा हुआ था, एयर फ़िल्टर ना, वो पता नहीं कौन सी कंपनी का लगा हुआ था, कोई कंपनी थी ही नहीं। सही। तो मैंने इसमें KNN का बाहर से मंगवाया, मैंने KNN के इसमें एयर फ़िल्टर डाल दिया, सही। एयर कोल्ड एयर इनटेक। ठीक है। और इसके अलावा जो है ये मैंने जैसे आपको पहले बताया था, ये ट्विन टर्बो गाड़ी है। और चीज़ें जो है मैंने अपग्रेड यही करी हैं कि वायरिंग वगैरह सारी मैंने नई करके सही। जो है, मैंने वायरिंग इसलिए ही नहीं करी है क्योंकि गाड़ी में जो है वो अगर कोई चीज़ पुरानी हो गई या कुछ हो गया तो वो सारी चीज़ जो है नई हो जाए, रिप्लेस हो जाए और गाड़ी जो है बिल्कुल सही से जो है वो रहती है। अच्छा, इसका जो मैं कूलिंग सिस्टम देख रहा हूँ वो बिल्कुल नया है और बिल्कुल फ्रेश ऐसा लग रहा है कि आपने अभी रिसेंटली इंस्टॉल करा है। तो वाटर का जो कूलिंग सिस्टम है वो कैसा है? अच्छा, अब इसका जो ऑयल कूलर भी इसमें लगा हुआ है गाड़ी में, आप ये समझ लें कि मेरी गाड़ी जो है ना वो हीटअप बिल्कुल भी नहीं होती। अच्छा, ये एक बहुत प्लस पॉइंट है क्योंकि RX-7 में ये सबसे बड़ा एक कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट या आप इसको कहते हैं नोन फॉल्ट ये है कि ये बहुत ज़्यादा हीटअप होती है और काफ़ी लोगों की शिकायत है कि उनकी गाड़ियाँ हीटअप बहुत जल्दी होती हैं। तो नुमान जो है अभी जब मेरे पास आए तो वो AC ऑन करके इसको फुली इंजॉय करते हुए आ रहे थे। तो नुमान, आप बताएं कि वो किस तरीके से मेंटेन किया आपने? अच्छा, इसमें जो है ये है कि अब मेरी जो गाड़ी है वो, अब लोगों की जो गाड़ी होती है ना, वो आप यूँ समझ लें जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उनका 90, 95, 100, सही। 105 भी क्रॉस कर जाता है, क्रॉस कर जाए, जो कि बहुत गलत जो है। बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उस वक्त जो है वो आपको गाड़ी फिर खड़ी करनी पड़ती है, बोनेट खोल के खड़ा कुछ रहना टाइम पड़ता है खड़ा आपको। रहना पड़ता है, बिल्कुल। इंतज़ार करना पड़ता है। अब ये है कि मुझे जो है ये बिल्कुल भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, मेरी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हीटअप नहीं होती है। मेरा जो टेम्परेचर नॉर्मल रहता है वो ऑयल टेम्परेचर 82, मैक्स 84, 85 रहता है और जो वाटर टेम्परेचर है वो 76, 75 रहता है। तो जो कि बहुत ही मैक्सिमम और एक बहुत अच्छा टेम्परेचर में बिल्कुल, ये बिल्कुल एवरेज जो होता है वो है। अच्छा नुमान, मुझे ये बताएं कि फर्दर इसके इंजन में कोई अपग्रेड, तो आपने जैसे बता दिया कि आप इसमें जो है वो पूरा इसका ECU रीमैप करेंगे और इसको चेंज करेंगे। 1.5 इंजन के बारे में क्या कहेंगे कि ये कितना रिलायबल इंजन है? JV जो JV फैमिली है टोयोटा की, वो बहुत रिलायबल होती है। और जैसे मेरे पास 350 GT थी स्काईलाइन, सही। मैंने उसका आपको बताया था कि वो गाड़ी कितनी रिलायबल थी और ये वो तो बिल्कुल वो गाड़ी रिलायबल है, लेकिन वो इसमें जो इंजन होता है VQ35, सही। V6। बिल्कुल सही। उसका VQ35 उस इंजन को कहते हैं। तो वो इंजन जो है इसी चीज़ से जाना जाता है कि वो ऑयल बहुत गिराती है, सही। उसमें फिर आपको टाइम ओवर द टाइम आपको टॉपअप करना पड़ता है, करके चलाना पड़ता है। ठीक है। तो इसी वजह से ये इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल और रफ़ एंड टफ़ है। बिल्कुल, ये JV जो है बहुत रफ़ एंड टफ़ वाले इंजन होते हैं और आप यूँ समझ लें कि इस इंजन को आप माइल्स एंड माइल्स चला सकते हैं। बिल्कुल माइल्स एंड माइल्स चला सकते हैं और आप इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं। इसमें कोई इतना इशू नहीं होता। अगर अच्छा, मैंने सुना है कि ये GZ इंजन जो होते हैं ये 1000+ HPs भी प्रोड्यूस करके देते हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल निकालते हैं, लेकिन उसके साथ आपको जाहिर सी बात है दूसरे मॉड्स करने पड़ेंगे, नहीं तो वो दूसरी चीज़ें जो है वो उड़ा देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि नुमान ने हमें मैक्सिमम नॉलेज प्रोवाइड करी इंजन से रिलेटेड। अच्छा नुमान, कभी ऐसा होता है कि कोल्ड स्टार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गया या कुछ इस तरीके का कभी फील होता है या? अच्छा, अब क्योंकि ये गाड़ियाँ पुरानी हैं और टेक्नोलॉजी भी पुरानी है, तो इन चीज़ों में मैंने आपको जैसे पहले बताया था ये थोड़े मसले निकलते हैं। सही। ये है कि इसमें आइडलिंग में थोड़ा इशू हो जाता है कभी कभार। आपको कभी कभार ये होता है कि एक कांस्टेंट RPM के आपको थ्रॉटल दे के रखना पड़ता है ताकि वो आइडलिंग खुद रीड करके
सेट कर सेट दे, हो जाए, नहीं तो वरना आप स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल 500 पे रहती है। कोल्ड स्टार्ट पे भी कभी कभार हो जाता तंग है। करती है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि इसका इंजन कितना पावरफुल है, अब हम चलते हैं इसकी राइड की तरफ और देखते हैं कि इसकी राइड कितनी ज़बरदस्त है। जी दोस्तों, तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मज़दा RX-7 के अंदर और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस गाड़ी का इंटीरियर, इस गाड़ी का लुक और जितनी ये नीचे है और उतनी कंफर्टेबल भी है। तो नुमान से पूछेंगे, नुमान जब आपने गाड़ी ली तो आपको क्या था कि आपने अंदर जब बैठे फर्स्ट टाइम तो उस वक्त आपका क्या फीलिंग थी, और फिर इसके इंटीरियर के बारे में आपको क्या लगा, और जब आपने इसको राइड किया तो आपकी क्या फीलिंग थी उस टाइम पे? अच्छा, मेरी फीलिंग्स जो हैं वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता मैं कितना खुश था और कितना एक्साइटेड था, क्योंकि मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि ये मेरी बकेट लिस्ट वाली गाड़ी थी। सही। तो अब आप ये समझ लें ये एक मेरा ख्वाब था, और जब मैं बैठा इस गाड़ी में, जब मैंने इस गाड़ी की पहले आवाज़ सुनी जब स्टार्ट करी थी तो मतलब इट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है। अच्छा नुमान, आप मुझे ये बताएं कि आप जैसे आपने बताया कि आप इसके इंटीरियर में कुछ चेंजेस करेंगे और इसको और मज़ीद बेहतर करेंगे, तो वो आप क्या करना चाहेंगे इसमें? अच्छा, इसमें यह है कि मैंने कार्बन फाइबर टच इस गाड़ी में दिया हुआ है और इंटीरियर वगैरह मुझे थोड़ा सा सेट ये करना है कि अगर कोई चीज़ थोड़ी सी लूज़ है तो वो बिल्कुल फिट हो जाए, उस जगह पे बैठ जाए, और मतलब इंटीरियर मुझे सिर्फ सेट करना है, इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें नहीं मुझे ऐड करनी। मैंने बस इसमें यह है कि इसमें गेजेस लगे हुए थे, बहुत सारे था, वाटर टैंप हो गया और आपका ऑयल टैंप हो गया, वैक्यूम का हो गया, बूस्ट का हो गया, तो मैंने उन सब गेजेस को हटा के मैंने जो है ये डेफी का एडवांस जेडी लगा दिया। सही। ये ऑल इन वन है, इसमें हर चीज़ सारी चीज़ें एक साथ ही मॉनिटर हो जाती हैं। बिल्कुल, इसमें सारी चीज़ें एक साथ मॉनिटर हो जाती हैं। सही। अच्छा नुमान, मुझे ये बताएं कि बहुत सी स्पोर्ट्स कार्स ऐसी होती हैं जिनमें उस टाइम पे ऐसे ऑप्शंस नहीं आते, जैसे कह सकते हैं कि बहुत सी ऐसी स्पोर्ट्स कार्स हैं जिनमें एसी नहीं होता था या आज भी नहीं है, तो ये बहुत चीज़ें, इन चीज़ों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, तो आपकी गाड़ी में ये सारी चीज़ें हैं? बिल्कुल, मेरी गाड़ी में जो है वो चिल्ड एसी चलता रहता है। सही। और मैंने क्योंकि इस गाड़ी में ये चीज़ें सारी मैंने चीज़ें सेट करवाई हुई हैं। जैसे अगर कोई ये RX-7 को स्वैप करता है, रोटरी निकाल के कोई दूसरा इंजन डालते हैं, तो इस गाड़ी का स्पीडोमीटर जो है और RPM वो भी बंद, ये दोनों बंद हो जाते हैं। सही। ठीक है, या तो स्पीडोमीटर आपका चल जाता है या फिर RPM चल जाता है, लेकिन तकरीबन मोस्ट ऑफ द कार्स में आप देखेंगे तो ये नहीं चलते। और भी बहुत सारे गेजेस हैं वो भी नहीं वर्क करते। बिल्कुल, तो मैंने ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी टाइम निकाल के मैंने हर चीज़ जो है इसमें ऑन करवाई है। एसी भी मेरी गाड़ी में चलता है। सही। और बहुत RX-7s में जो है वो नहीं चलता, वो मुझे नहीं पता वो सेट नहीं करवाती है क्या है ये, वो पर खैर बिल्ड गाड़ियों में तो नहीं होता बिल्कुल भी, लेकिन आपकी गाड़ी में तो ये मेरी गाड़ी में है। प्लस पॉइंट है। अच्छा नुमान, इसका स्टीयरिंग भी मुझे चेंज लग रहा है, इसमें OMP का स्टीयरिंग लगा हुआ है, जो इसमें अपना स्टीयरिंग आता है वो इसमें से आपने हटाया, तो ये इसकी क्या फ़िलासफ़ी है इसके पीछे? अच्छा, ये स्टीयरिंग व्हील जो है जब मैंने गाड़ी ली थी तो प्रीवियस ओनर ने जो है वो पहले से इसमें लगा हुआ था ये। सही। पर मैं इसको निकाल दूंगा क्योंकि मुझे ये इतना मज़ेदार नहीं लगता, मुझे इसमें मज़ा नहीं आता, तो मैं इसका जो OEM Mazda RX-7 का होता है अपना जो होता है वो मैं बाहर से मंगवा रहा हूँ, तो फिर इंशाल्लाह वो लगवा दूँगा, वो लग जाएगा। तो अच्छा, जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो उस वक्त इसमें क्या कह सकते हैं लग्जरी आइटम्स क्या थे, या मतलब ऐसा कोई आप कह सकते हैं कि इसमें हीटेड सीट हो, स्नो मोड हो, उस टाइम पे ये सब चीज़ें थी इस गाड़ी में? नहीं, उस टाइम पे इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं है। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस गाड़ी को रखने का, अगर आपको रियर व्हील ड्राइव का एक्सपीरियंस नहीं है। ये आप एक्सपीरियंस अपने व्यूअर्स को दें, क्योंकि जो फ़ौरन से जंप करते हैं ऐसी गाड़ियों के ऊपर कि हम ये ले लेंगे वो ले लेंगे और उनको एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो हिट करते हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं। बिल्कुल यही है, क्योंकि अब जैसे 350 GT थी वो एक नए मॉडल की गाड़ी थी, नए एरा की गाड़ी थी वो, तो उसमें ये चीज़ें थी, अगर आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करते भी हैं उस गाड़ी में तो
स्टेबिलिटी कंट्रोल उसमें पहले से इलेक्ट्रॉनिक होता था, सही लेकिन इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन नहीं है। सही। तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो totally ये है, अगर ये ड्राइवर्स कार है बेसिकली। बिल्कुल, अगर ये आपके हाथ से निकल गई तो इसको कंट्रोल भी आपको ही करना पड़ेगा। तो ये आप बेसिकली मशीन पे डिपेंड नहीं कर सकते, जो बंदा ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है उसी को इसको कंट्रोल करना है, और ये उसी के हाथ में जब तक है। बिल्कुल। तो अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इसकी सीट्स और इसके आप ड्राइविंग प्लेजर के बारे में क्या कहेंगे, इसका ड्राइविंग प्लेजर कैसा है? अच्छा, सीट जो है वो इसकी ओरिजिनली ये बकेट सीट्स आती हैं, ये OEM सीट्स लगी हुई हैं इसकी। मैंने इसमें कोई आफ्टर मार्केट सीट्स नहीं लगाई हुई। इसके अलावा अगर आप प्लेजर की बात करें तो कंफर्ट लेवल तो ज़ीरो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और बहुत इसकी एक कह सकते हैं कि एक बहुत स्टिफ राइड होती होगी। स्टिफ राइड बिल्कुल होती है इसमें, और क्योंकि मैं तो थोड़ा लंबा हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा मसला भी होता है टांगों का, लेकिन मैं कहता हूँ कि इट्स वर्थ इट। सही। अच्छा नुमान, क्योंकि इन गाड़ियों के ऑयल्स और फ्यूलिंग और इनके बाकी जो चीज़ें हैं मेंटेनेंस में जो काउंट होती हैं, तो वो किस तरीके से मैनेज करते हैं? ऑयल कितने टाइम पे चेंज करते हैं, और ऑयल कौन सी कंपनी का यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा, जो ऑयल है वो आप यूँ कह लें कि जो हर गाड़ी का होता है, हर गाड़ी जो है ये नॉर्मल एवरीडे यूज़ वाली जो गाड़ियाँ होती हैं या NA गाड़ियाँ हो गई, उनमें आप अराउंड 5000 टू 7000 में भी आप चेंज कर लेते हो, मसला नहीं होता। लेकिन इन गाड़ियों का ये होता है कि आप इनको 2500 या 3000 तक चेंज कर दें। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि आपकी ये गाड़ियाँ जो है वो ऑयल बहुत ज़्यादा पीती है और ऑयल जो है बहुत जल्दी जला देती है। तो बेहतर यही होता है कि अगर आपको गाड़ी को मेंटेन रखना है, बिल्कुल, तो आप 2500 या 3000 में चेंज कर दें। तो मेरे लिए खैर इतना इशू नहीं होता, क्योंकि आपको पता है रेहान, मैंने अभी रिसेंटली, मुझे कुछ 5-6 महीने हो गए मैंने स्टार्ट किया अपने ऑयल का काम। सही, तो ज़बरदस्त। वो ऑनलाइन मेरा बिज़नेस है। इसके अलावा बाकी मेरे आपके व्यूअर्स को भी मेरे ख्याल से पता होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम में जो मेरे फॉलोवर्स हैं वो अप टू डेट रहते हैं उस चीज़ से, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम भी चल रहा है। ज़बरदस्त। तो मैं ऑयल्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा मेरा ये फ्यूल एडिटिव चीज़ें जो हो गई, वो सारी भी चीज़ें मेरे पास जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा आपने ये फ्यूल की बात करी, तो इसका ये होता है कि आप इस गाड़ी को, अगर ये क्वार्टर टैंक हो, अच्छा, तो आप इसको नहीं चला सकते। आपको फ्यूल जो है वो मिनिमम आप हाफ पे रखें या उससे ऊपर रखें। और ये इसलिए है क्योंकि मैंने इसमें अपग्रेडेड फ्यूल पंप लगाया हुआ है AEM का, तो इस वजह से जो है मुझे क्वार्टर टैंक से ऊपर रखना पड़ता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी पेट्रोल कम आया, गाड़ी ने झटका मारा, तो वो फ्यूल पंप उड़ा देगी। तो दोस्तों ये बहुत बारीकियां होती हैं और बहुत छोटी छोटी नॉलेज होती हैं जो कि एक ओनर को मालूम होनी चाहिए अपनी गाड़ी से रिलेटेड। जैसा कि नुमान ने बताया, ये चीज़ मुझे नहीं मालूम, ये चीज़ आपको नहीं मालूम, क्योंकि नुमान को इसलिए मालूम क्योंकि नुमान इसको राइड करते हैं और किसी मिसहैप से बचने के लिए वो इसके बारे में स्टडी करते रहते हैं, तो उनको इस चीज़ की नॉलेज है। ऐसे ही है नुमान? जी बिल्कुल। तो अच्छा नुमान, मुझे ये बताएं कि जहाँ स्पोर्ट्स कार बंदा राइड करता है ना, तो उसकी गाड़ी में एक साउंड सिस्टम भी बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल ज़रूरी तो होता है। ये मैंने इसमें जो है वो साउंड सिस्टम इसका मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि इसमें जो फैक्ट्री से जो आते हैं ना, उसमें बहुत ही बेसिक होता है। बिल्कुल बेसिक होता है, उसमें वो मज़ा ही नहीं आता। अगर आप ये गाड़ी चला रहे हैं तो आपको एक अच्छा साउंड सिस्टम तो चाहिए। अच्छा नुमान, अगर आपको वापस निसान 350 GT पे ले जाया जाए और आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपने RX-7 खरीदें, तो आप खरीदेंगे वापस? अच्छा, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि मेरी जो पहली प्योर स्पोर्ट्स कार थी वो थी स्काईलाइन 350 GT। तो उस गाड़ी में मैंने काफ़ी मज़े किए हैं, और गाड़ी उससे आपको शायद क्या काफ़ी फेम भी मिला है, जिससे लोगों ने आपको रिकॉग्नाइज किया। बिल्कुल, मेरा फेम जो है वो उसी गाड़ी से जो है फिर स्टार्ट हुआ था। तो और काफ़ी फैंस जो हैं वो अगर अभी भी मेरी उस गाड़ी को देखते हैं तो वो मेरे ही नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो ये एक नुमान अब इस बारे में कंफ्यूज हैं कि अगर उनको वापस ऑप्शन मिला तो वो शायद RX-7 को ना लें और उसी पे रुक जाएं। RX-7 को तो मैं लूँगा। अच्छा। वो तो रहेगी। अच्छा चले नुमान, मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा मैसेज अपने व्यूवर्स को, अपने दोस्तों को देना चाहते हो? मैसेज यही है, जैसे रेहान आपने भी अभी पहले दिया था, कि अगर आपको इस गाड़ी की नॉलेज नहीं है, अगर आपको रियर व्हील की नॉलेज नहीं है, तो आप डायरेक्टली जो है ये RX-7 पे स्विच बिल्कुल भी नहीं हुए। अगर आपके पास पहले भी कोई रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है, तो आप इस गाड़ी पे जो है वो
फ़ौरन से नहीं आ जाएं आप, अगर आपने ली भी है तो उसको विद प्रिकॉशन आप इस गाड़ी को चलाएं, क्योंकि मैंने जैसे पहले मेंशन किया था इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल होता नहीं है। तो ये बिल्कुल ही जो है आपकी ड्राइविंग के ऊपर है और आप कितने अच्छे ड्राइवर हैं तो आप इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, तो उस हिसाब से जो है आपको इस गाड़ी को चलाना पड़ता है। इसके अलावा मैं आपके व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि कुछ लोग जैसे ट्रैक के अलावा भी अगर हम बात करें तो आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। एग्जैक्टली, वो आपकी गाड़ियों को डिग्रेड करते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये कौन सी गाड़ी लेके आ गए, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या लगा दिया, इस गाड़ी में क्यों लगा दिया। तो मैं कहता हूँ उनकी बातों को आप बिल्कुल भी सीरियसली ना लें, बिल्कुल भी। मैंने ये पहले भी मेंशन किया था अदील भाई के व्लॉग्स में, आप उनको फॉलो करते होंगे। तो मैंने उनके व्लॉग्स में भी ये मेंशन किया था और मैं आपके शो में भी ये मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपके व्यूअर्स तक भी ये बात पहुँचे कि आप उनकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली ना लें। आपने अपने लिए ये गाड़ी तैयार करी है, आपने अपने शौक़ के लिए गाड़ी ली है, आप उस गाड़ी को एंजॉय करें। थैंक यू नुमान, आपके टाइम का, आपने हमें टाइम दिया और अपनी गाड़ी से रिलेटेड मैक्सिमम नॉलेज प्रोवाइड करी।